हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने YouTube चैनल पे मैकेनिकल और जो इसकी अलाइड ब्रांचेज हैं उनके लिए अपने YouTube चैनल पे हम लगातार डे बाय डे जो है वीडियोस लाते रहते हैं। तो हमारे YouTube चैनल पे आपको जो है, अगर आप डिप्लोमा, बीटेक या फिर AMI आप कर रहे हैं तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल के या फिर उसकी अलाइड ब्रांचेस के जो सब्जेक्ट्स हैं सब कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, आपका थर्मल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और उसके अलावा आपका मशीन ड्राइंग, मशीन डिजाइन, ठीक है, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग साइंस या फिर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सभी की वीडियोस, सब्जेक्टिव जो वीडियोस हैं वो सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है ऑन कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के काफी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इवन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 35+ कंपनीज के जो टेक्निकल HR इंटरव्यू, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको लेकर के बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है लगातार मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेज हैं या फिर ऑल इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेज है उनके लिए भी जो है अपने यूट्यूब चैनल पे हम वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जो आपका रिटन टेस्ट होता है उसकी जो है आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप जो है कैसे इस प्रोसेस को जो है पास कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोलना चाहूंगा, ये ओनली मैकेनिकल या जो अलाइड ब्रांचेस हैं उनके लिए ही नहीं बल्कि जो ऑल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो रिटन टेस्ट वाला जो पार्ट है उसको आप किस तरह से क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपका नॉन टेक्निकल, टेक्निकल दोनों रहते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं और स्ट्रेटेजी आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट रिटन टेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो आपका जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आप ये लगा लीजिए कि एटलीस्ट 70 to 80% कंपनीज जो हैं 4 प्रोसेस को फॉलो करती हैं। अब 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं इसमें आप देखिए। सबसे पहले जो रहता है रिटन टेस्ट का रहता है, ठीक है ना। रेज्यूम शॉर्टलिस्ट को मैं पैरामीटर में काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑन कैंपस के केस में क्या होता है, ऑन कैंपस के केस में जो है जो आपके कॉलेज के TP होते हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं, उनके थ्रू जो है उसमें पहले कंपनी डाटा मांग लेती है कि इतने % से ऊपर वाले जो बच्चे उनका हमको एक डाटा आप भेज दीजिए, उसके बिहाफ पे फिर हम जो आपके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आएंगे। ठीक है, तो पहले मैं ऑन कैंपस के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो वहां पर तो जो TP है वो ऑलरेडी जो है शॉर्टलिस्ट करके बच्चों को जो है वहां पर उनके नाम जो है फॉरवर्ड कर देते हैं आगे, ठीक है ना। तो कंपनी कुछ कंडीशंस लगा देती है कि अबव 60% होना चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई कंपनी जो 10-12 की परसेंट के साथ चलती है, 60% थ्रू आउट होना चाहिए उनका 10th ऑनवर्ड। तो ये सब स्ट्रैटेजी होती है शॉर्टलिस्ट करने की। तो मैं उस पैरामीटर को काउंट नहीं कर रहा हूँ। वो पैरामीटर जो है मैक्सिमम ऑन कैंपस प्लेसमेंट जो है TP जब भेजते हैं तो वहां पर पहली पैरामीटर जो है कंपनी का सेट होता है, ठीक है। उसके बाद की जो प्रोसेस है उसमें 4 प्रोसेस एटलीस्ट ये लगा लीजिए 80% कंपनीज का सेम रहता है, जिसमें कि पहला उनका जो राउंड होता है वो रिटन टेस्ट का राउंड होता है, जिसमें आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल होता है। दूसरा जो होता है आपका ग्रुप डिस्कशन या फिर केस स्टडी ये राउंड होता है। और थर्ड जो होता है वो तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू, और फोर्थ जो होता है आपका वो होता है HR इंटरव्यू, ठीक है। तो ये एटलीस्ट 70 to 80% कंपनीज में ये राउंड होते ही होते हैं। और मैक्सिमम टाइम ये भी देखा गया है कि जो पहला जो राउंड होता है उसमें एटलीस्ट 30 to 40% स्टूडेंट ही जो है उसको क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि उसमें आपका रिटन टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट में जो है नॉन टेक्निकल का भी पार्ट होता है, आपका टेक्निकल का भी पार्ट होता है, ठीक है। कई जगह पर जो है खाली नॉन टेक्निकल ही पेपर होता है। कई कंपनीज जो है नॉन टेक्निकल भी कंडक्ट करती हैं और उसी में आपका टेक्निकल भी कंडक्ट करती हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर कि वो जो है किस तरह से जो है कॉम्बिनेशन रखना चाहती हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल का या फिर नॉन टेक्निकल का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो नॉन टेक्निकल जो आपका रिटन टेस्ट होता है या फिर जो उसमें टेक्निकल वाला पार्ट भी होता है, मतलब कंप्लीट हम रिटन टेस्ट की बात करें जिसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों है, दोनों को लेके हम बात करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से जो है आप अपने रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन को आप कर सकते हैं और उसको जो है आप
जो है बीट करके जो है नेक्स्ट राउंड के लिए आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे इसको, और आपने जो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप अभी कॉलेज में अभी आप थर्ड सेमेस्टर में है या फिर फोर्थ सेमेस्टर में या फिर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप फाइनल ईयर में, तो आपको तो बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद जो है अपनी प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और अगर आप पास आउट हो गए हैं तो आपको तो मतलब लगना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है एज कम्पेयर टू ऑन कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है उसको लेके मैं एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगी ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में जो है क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने जा रहे हैं रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन को लेकर के। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो राउंड्स होते हैं, कौन कौन से राउंड रहते हैं, और उसमें जो है आपका जो रिटन टेस्ट वाला जो राउंड है उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात कर लेते हैं कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी। अब यहाँ पर जो है एटलीस्ट आपके पास जो है यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं, हम तीनों पैरामीटर्स पे बात करेंगे। पहला तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करना चाहूंगा जो बच्चे अभी जो है आपका अगर डिप्लोमा में है और वो डिप्लोमा में जो आपका सेकंड ईयर में है। ठीक है, और अगर आप डिग्री में हैं, आप डिग्री में जो है अभी आप लगा लीजिए आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है। ठीक है ना, तो हालांकि बात तो ये है कि आप जब डिप्लोमा में आप एंट्री करते हैं या फिर आप डिग्री में एंट्री करते हैं, तो आपको जो स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए प्रिपरेशन को लेकर के। ठीक है ना, तो स्ट्रेटेजी को कैसे बनाना है, और अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो वहां पर भी टाइम है आपके पास, क्योंकि आप 5th सेमेस्टर में या फिर 7th सेमेस्टर में होंगे, तो वहां पर भी स्ट्रेटेजी बना करके जो है आप अपनी प्रिपरेशन करके जो है आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट में रिटन टेस्ट को आप बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे बच्चों को जो है, मैं कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, उनका अच्छा है, लेकिन नॉन टेक्निकल जो है बहुत वीक है, और वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है इस पॉइंट पे फोकस नहीं करते हैं, और इसी वजह से जो है वो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि टेक्निकल में तो वो अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं, लेकिन जब नॉन टेक्निकल के मार्क्स जुड़ते हैं उसके साथ में, तो फिर वो उनकी जो परसेंटेज जो बननी चाहिए, जो क्वालिफाई करने की जो रैंक बननी चाहिए, वो रैंक जो उनकी बन नहीं पाती है। तो इस कारण जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जिनके टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नॉन टेक्निकल की वजह से जो है वो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब उस पॉइंट से बचने के लिए आपको पहले से ही जो है थोड़ा सा इस पे फोकस करना पड़ेगा नॉन टेक्निकल पे। और आप टेक्निकल कितनी स्ट्रांग हो जाना, अगर नॉन टेक्निकल आपका स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत सारे कंपनीज के जो पैरामीटर्स है रिटन टेस्ट के, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको क्वालिफाई करना। तो आपको इस चीज को पहले ही एनालाइज करना पड़ेगा, पहले अपने अंदर सोच बनानी पड़ेगी कि हमको जो है नॉन टेक्निकल वाले पार्ट को भी अपना स्ट्रांग करना है। अगर आपका नॉन टेक्निकल स्ट्रांग हो गया और टेक्निकल को आप साथ साथ अच्छे से पढ़ते हैं, तो फिर 100% आपका जो टेक्निकल जो है आप उसको जो है रिटन टेस्ट को आप अच्छे से बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फोकस करना होगा इसके ऊपर। अब इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको आगे बता देता हूं। अब हम बात करते हैं जो नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट कह सकते हैं, या फिर आपका जो है नॉन टेक्निकल पार्ट जो आपका आता है रिटन टेस्ट में, उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, पहले हम उनको लेके बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो मेन जो आपके जो टॉपिक्स हैं, उसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी है, इंग्लिश है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, नॉन वर्बल एबिलिटी है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर हम इनके अंदर जाएंगे तो इनके जो सब टॉपिक्स हैं उसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो आपका डिविजिबिलिटी है, एचसीएम एलसीएम है, नंबर्स है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, आपका फ्रैक्शन एंड पावर है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, इनवर्स है, और आपका प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो आपके टॉपिक मैंने बताए, ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो है जो रिटन टेस्ट में नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट जिसमें वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर के है, इसमें इन टॉपिक्स में से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको जो रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स पे क्वेश्चंस मिलेंगे, ब्लड रिलेशंस पे, डायरेक्शंस पे, कोडिंग एंड डिकोडिंग पे, सीरीज कंप्लीशन पे, कोडिंग डिडक्शन लॉजिक्स पे, लॉजिक वर्ड्स पे, पजल्स पे, कोडिंग पैटर्न्स पे, नंबर सीरीज पैटर्न पे, आपका नंबर सीरीज पैटर्न रिकॉग्निशन पे, एनालॉगी, और आपका क्लासिफिकेशन, और आपका साथ में क्लासिफिकेशन पैटर्न,
रिकॉग्निशन पे। तो ये टॉपिक्स हैं जिन पे कि आपको लॉजिकल रीजनिंग से जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और आपका वर्बल एबिलिटी में आपका जितने भी आप जैसे इंग्लिश हो गया, आपका एरर हो गया आपका, और आपका करेक्ट सेंटेंसेस हो गए, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपका अनसीन पैसेज टाइप हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश के अंदर। और नॉन वर्बल एबिलिटी के अंदर आपका जैसे पजल्स हो गई, और आपका जो है डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपका, उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे नॉन वर्बल एबिलिटी के अंदर आते हैं। तो आप किसी भी आप बुक्स को देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे जो है आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे नॉन वर्बल एबिलिटीज के ऊपर, ठीक है ना। आपका वर्बल एबिलिटीज के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर। तो आप वहां से जो है देख करके उन प्रिपरेशंस को आप पहले ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मेन पॉइंट था कि जो आपका जो नॉन टेक्निकल वाला जो आपका पार्ट आता है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको लेके आपको नॉन टेक्निकल वाले पार्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने आपको जो नॉन टेक्निकल के एक तो मेन जो पार्ट्स हैं वो बताए हैं, फिर उनके अंदर जो उनके सब टॉपिक्स हैं मैंने आपको वो बता दिए। तो उनकी अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं नॉन टेक्निकल में, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप जो है फिर नॉन टेक्निकल वाले पार्ट को भी बीट कर लेंगे, और टेक्निकल वाले पार्ट को भी आप पढ़ ही रहे हैं तो उसके से तैयार कर लेंगे। तो फिर आपका जो है मैक्सिमम चांस बन जाएंगे कि आप रिटन टेस्ट को आप बीट कर पाए। अब इसके साथ साथ जो है अगर मैं टेक्निकल में बात करूं कि टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैं बात कर सकता हूं खाली आपका जो मैकेनिकल या जिसकी एलाइड ब्रांचेस हैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि जो उनका नॉन टेक्निकल वाले जो आपके जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। उन टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है नॉन टेक्निकल में। उसके साथ साथ जो टेक्निकल में बात करूंगा तो भाई जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के या फिर इलेक्ट्रॉनिक के, इलेक्ट्रिकल के या फिर सिविल के हैं, तो वो थोड़ा आपने जो है फ्रेंड सर्कल में पूछ लें कि उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है टेक्निकल में। तो यहाँ पर मैं जो है मैकेनिकल और इसकी अलाइड ब्रांचेस, आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, और आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया, तो उनको लेकर के मैं बताना चाहूंगा उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट हैं, जो उनका कैंपस प्लेसमेंट या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जो है टेक्निकल वाला जो पार्ट है उसमें जो है उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए उन सब्जेक्ट्स को लेकर के, जिसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, डिजाइन ऑफ मशीन है, थ्योरी ऑफ मशीन है, आईसी इंजन है, हीट ट्रांसफर है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस है, थर्मल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। तो ये मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैकेनिकल और जिसकी अलाइड ब्रांचेस हैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं आपको जो है जो मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेस है उनका तो टेक्निकल वाला जो पार्ट है उसका सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं कि उनको ये सब्जेक्ट जो अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। मैं एक बार दोबारा फिर बता देता हूं, आपका जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका अलाइड ब्रांचेस, उनके लिए आपका थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिजाइन ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन, आईसी इंजन, हीट एंड मास ट्रांसफर, आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, थर्मल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके जो है गवर्नमेंट का कोई टेक्निकल एग्जाम होता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैकेनिकल और जो इसकी अलाइड ब्रांचेस हैं उनके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने बता दिए टेक्निकल में, उनको ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। बाकी जो अदर स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने टीचर से जो है कंसल्ट कर सकते हैं कि उनके लिए जो है मतलब टेक्निकल वाले पार्ट में उनको कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, अपना ऑन कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, या फिर गवर्नमेंट के जो टेक्निकल एग्जाम होता है उसको लेकर के। ओके, तो मैं आगे आपको बताता हूं कि जो आपका नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है उसको जो आप किस तरीके से आप जो है बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी को कैसे आपने फॉलो करना है। ठीक है ना। अब देखिए, जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में है, डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में है, तो उनके लिए टाइम उनके पास ज्यादा है, या फिर थर्ड ईयर में है तो 3 साल का डिप्लोमा होता है, तो जो थर्ड ईयर वाले उनके पास ड्यूरेशन बहुत कम है, उनको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा अगर पहले उन्होंने एफर्ट स्टार्ट नहीं किया है तो। ऐसे ही सेम डिग्री के अंदर, डिग्री आपका 4 ईयर की है तो आप अगर सेकंड ईयर से ही आप स्टार्ट हो गए हैं तो आपको अच्छा टाइम है, आप सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनल में, और आप फाइनल में अब जाके आप जागे कि मुझे जो है अब अपनी प्रिपरेशन करनी है कैंपस प्लेसमेंट को लेकर, या फिर आप फाइनल सेमेस्टर में जाके जागे कि कैंपस प्लेसमेंट को प्रिपरेशन करनी है, तो वहां पर बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है, क्योंकि
आप ये देख लीजिए, आपको अपना फाइनल सेमेस्टर जो है उसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी है। उसके साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, क्योंकि आप ये लगा लीजिए पूरे दिन में एटलीस्ट आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक तो आपको कॉलेज जाना और आने में ही लग जाता है। उसके बाद थकावट भी होती है, और उसके बाद कितना टाइम आपके पास बचता है पढ़ने के लिए। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब आप इंजीनियरिंग में गए हैं तो आप पहले से ही अपना सेकेंड ईयर से ही आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आपने नहीं की है और आप फाइनल में है तो फिर आपको वहां पर तन मन से लगना पड़ेगा, और आप अपनी प्रिपरेशन को पहले से बहुत बेटर करना पड़ेगा, नॉन टेक्निकल के फील्ड में भी और अपना टेक्निकल फील्ड में भी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑफ कैंपस वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो वो तो पास आउट हो गए, उनका ऑन कैंपस प्लेसमेंट उनको मिला नहीं है, और हो सकता है कि उन्होंने टेक्निकल पे बहुत ज्यादा फोकस कर लिया लेकिन नॉन टेक्निकल पे फोकस नहीं किया है, तो उनको नॉन टेक्निकल पे फोकस करना पड़ेगा। और इससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको ये जो 4 प्रोसेस हैं, आपका रिटन टेस्ट, जीडी, टेक्निकल इंटरव्यू और आपका जो है एचआर इंटरव्यू, ये चारों प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है जॉब मिल सकता है। ठीक है ना, तो आपको जो है इन दोनों नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट वाइज। है वो है आपका नो एग्जाम सिलेबस। आपको जो है जो कंपनी, जिस भी कंपनी को लेके आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि कौन कौन सी कंपनीज जो है हमारे कॉलेज में प्रीवियस टाइम में आई हैं, तो उनका जो है क्या सिलेबस रहा है, तो उसको लेकर के जो है आपको सबसे पहले पॉइंट मार्क करना पड़ेगा कि उनके सिलेबस को आपको समझना पड़ेगा। और उस सिलेबस को समझने के लिए या तो आप जो है अपने जो कॉलेज के टीपीयू हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कि सर प्रीवियस टाइम में जो कंपनीज आई थी उनका जो एग्जाम था उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस थे, या फिर जब आपकी टीपीयू की जो कमेटी है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर जो है उनकी जो कमेटी है, उस कमेटी में आप बात कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें। या फिर दूसरा ये कि जो सीनियर्स हैं आपके, आप अपने सीनियर से भी हेल्प ले सकते हैं जो कि पास आउट हो गए हैं, जिन्होंने कैंपस प्लेसमेंट दिया है कॉलेज में, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, तो वो आपको बता सकते हैं। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में ये है कि जो बच्चे हैं उसी कॉलेज से पहले से उस कंपनी में लगे हैं, तो जो जूनियर जब पास आउट हुए जिनको की जॉब नहीं मिला, तो उस कंपनी में जो उनके कॉलेज से स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, तो किस तरह उनसे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह निकाल के उनसे बात करके जो है वो वहां से निकाल सकते हैं कि इनका जो कॉलेज का जो है, कंपनी का जो है क्या पैरामीटर है एग्जाम को लेकर के, तो वहां से उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज यही है कि आपको फोकस करना पड़ेगा कि उनका सिलेबस क्या है, उनका एग्जाम पैटर्न क्या है, पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, सबसे पहली बात। और दूसरा पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट जो है आपका वो है अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ टॉपिक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको ये देखना होगा कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स वगैरह हैं, आपको हो सकता है आपके टीपीओ वगैरह ऐसे आपको मिल जाएं, या फिर आप इंटरनेट वगैरह से भी देख सकते हैं। आपको वहां से किसी न किसी कंपनी की या जिन कंपनी को आप एग्जाम देना चाहते हैं उनके कुछ एग्जाम सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएं, तो आप वहां से थोड़ा सा ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो उनका वेटेज है टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस वहां पर आए हैं। तो आप एक स्ट्रेटेजी वहां पर बनाएं, आपको पता लग जाए कौन कौन से टॉपिक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से क्वेश्चंस रखे जाते हैं, और कौन कौन से टॉपिक ऐसे जिनमें से कभी कभी अल्टरनेट टाइम में जो है क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो आपको सेकंड पॉइंट पे बहुत फोकस करना है कि कौन कौन से टॉपिक की वेटेज ज्यादा है और किस किस टॉपिक की वेटेज कम है। करने आपको सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो प्रीवियस टाइम में वेटेज रही है कई बार उसी पैटर्न पे जो है पेपर आ जाता है। तो आपको जो है सबसे जो सेकंड पॉइंट है उस पर फोकस करना है, वेटेज देखनी है टॉपिक वाइज क्या वेटेज रखी हुई है प्रीवियस टाइम में कंपनीज ने अपने रिटन टेस्ट में। ठीक है, चले चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अब जो थर्ड पॉइंट है उसमें आपका है कलेक्ट द रिसोर्सेज। अब आपको जो है सिलेबस अब आपको जो है सिलेबस मिल गया और आपने जो है क्या नाम है टॉपिक वाइज वेटेज देख लिया, किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। अब अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है। अब रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के
काफी सारे पैरामीटर्स हैं। या तो आप जो है अमेजोन से या फिर जो है आप देख लीजिए कौन कौन सी बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, आप उन बुक्स को परचेज कर लीजिए। ठीक है, साथ साथ जो है आप इंटरनेट से भी आप डाटा पीडीएफ फाइल में ले सकते हैं, या फिर जो है किसी वेबसाइट पे नोट्स वगैरह अवेलेबल वहां से पढ़ सकते हैं। या फिर यह है कि आप जो है प्रीवियस टाइम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको लेकर के जो है आप देख सकते हैं वो किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन है, उनको भी आप अपने टॉपिक के साथ साथ उनको आप कवर कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो इसी के ऊपर है कि आपको रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं आपने उन सभी के अकॉर्डिंग या जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है आपने जो है रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है। थ्रू गूगल आप कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब से वीडियोस के माध्यम से कर सकते हैं, या आप बुक्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, ई बुक्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आपको फिर डाटा कलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है वो आपका टाइम टेबल। अब आपको टाइम टेबल जो बनाना है वो इसके अकॉर्डिंग बनाना है कि आपके पास टाइम कितना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको टॉपिक्स भी कवर करने हैं और स्ट्रेटेजी आपने बना ली, वेटेज आपने देख लिया। तो जिनका वेटेज ज्यादा है पहले आपने उन टॉपिक्स को कवर करना है। और अब टाइम टेबल को इस तरीके से आपको बनाना है कि आपका जो एग्जाम है उसमें ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो है आप कितने टाइम बाद जाने वाले हैं, या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जो आपका होना है उसमें जो है आपके पास कितना टाइम है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम जो है सेट करना पड़ेगा। 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, कितने घंटे आपको जो है पढ़ना है वो आपको उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा। देखो, अगर आप सेकंड ईयर में हैं, आप डिप्लोमा में हैं और आप सेकंड ईयर में, तो आपका कम से कम एटलीस्ट 2 साल हैं। तो आप 1 घंटा 2 घंटा डेली अगर आप पढ़ते हैं नॉन टेक्निकल का, उसके साथ साथ जो आप अपना जो टेक्निकल आप पढ़ रहे हैं सिलेबस उसको आप अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं, तो और उसको आप ये मान उसके नोट्स आप बना लेते हैं कि ये मुझे अपने प्लेसमेंट के हिसाब से भी बनाना है, तो फिर आपको वहां पर हेल्प मिलती रहेगी। आपको नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों आप पढ़ते रहेंगे। अगर आप फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, अब आप सोच रहे हैं तो आपके पास 2 से 3 महीने का ही टाइम है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। और अगर आप ऑफ कैंपस में है और आपके पास जो है 15 दिन 20 दिन का टाइम है, तो आपको उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल जो आपको सेट करना पड़ेगा कि मुझे ये सब टॉपिक कवर करने के लिए जो है मतलब कितना टाइम मुझे लगे। ये आपको खुद तय करना है कि मुझे कितने घंटे का टाइम टेबल सेट करना है, जिससे कि जब मैं अगर 2 साल का टाइम है तो 2 साल में ये सारा मैं पढ़ करके जो है जब मैं कैंपस के लिए जाऊं तो वहां पर मैं बिल्कुल फाइनल कर चुका हूं और मैं एकदम रेस्ट मोड में हूं कि अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं उसे अच्छे से कर लूंगा। और अगर आप जो है फाइनल सेमेस्टर में है तो फिर आपको उस हिसाब से ड्यूरेशन को बढ़ा करके जो है आपको थोड़ा सा हैक्टिक होगा, क्योंकि आपका फाइनल सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी हैं और आपको नॉन टेक्निकल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने पीछे तो पढ़ाई की नहीं और आप लास्ट सेमेस्टर में सब कुछ करेंगे तो वहां आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा कैंपस प्लेसमेंट के लिए। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में तो आप कॉलेज से पास आउट कर चुके हैं, अब आपने जो है नॉन टेक्निकल पे ही फोकस नहीं किया था और टेक्निकल आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी फाइनल सेमेस्टर वाले हो सकता है आपके टच में हो, लेकिन उससे पीछे के आपके टच में नहीं है, तो आपको उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वहां दोनों केसेस में जो है प्रॉब्लम है थोड़ा सा आपको, लेकिन जो पहले से बच्चा पढ़ता हुआ आ रहा होगा उसके मैक्सिमम चांस हो जाते हैं कि वो जो है मतलब अगर सब कुछ अच्छे से नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों अच्छे से पढ़े टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो फिर वो बच्चा जो है कैंपस प्लेसमेंट को ज्यादा चांस है कि जल्दी बीट कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जो फाइनल सेमेस्टर वो बीट नहीं कर सकते, डिपेंड करता है आप हार्ड वर्किंग कितने हैं। आप अगर अच्छी हार्ड वर्किंग आप करते हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल के अंदर कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, तो आप बिल्कुल बीट कर सकते हो। और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन कैंपस क्यों मेरा नहीं हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए। तो अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके जो है करेंगे तो आई होप सो आपको काफी हेल्प मिलेगी आपकी ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है वो आपका डेली प्रैक्टिस टॉपिक वाइज। आपको जो है अपना जो आप टाइम टेबल बनाएंगे उसमें आपको टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है कि मुझे जो है टॉपिक वाइज अपना टाइम टेबल बनाना है। एक टॉपिक जो मुझे कितने टाइम में कवर करना है, कितने डेज में कवर करना है, कितने घंटे में कवर करना है,
आपको इस हिसाब से भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ड्यूरेशन कितना है, टाइम कितना है आपके पास, आप उसके हिसाब से अपने नॉन टेक्निकल वाले पार्ट की जो है टॉपिक वाइज आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि इस टॉपिक के मुझे इतने दिन में या इतने घंटे में, क्योंकि अगर आपके पास 2 साल हैं अभी कैंपस प्लेसमेंट में तो आपके पास अच्छा टाइम है, तो आप जो है डेज के हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका 2-3 महीने है तो वहां पर आपको घंटों के हिसाब से देखना पड़ेगा, और आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में तो वहां पर आपको ड्यूरेशन ज्यादा रखना पड़ेगा पर डे के हिसाब से अपनी स्टडी को लेकर के। ठीक है, तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी टॉपिक वाइज। ओके, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब अगला जो पॉइंट है वो आपका एवरी वीक कंडक्ट ए मॉक टेस्ट। आपको जो है इस चीज पे बहुत अच्छे से फोकस करना है कि आपने पूरे हफ्ते, पूरे वीक में जो आपने स्टडी की है, सपोज आपने जब पूरे वीक में 2 टॉपिक को लेकर के स्टडी की, या फिर पूरे वीक में आपने जो है 3-4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, या फिर पूरे वीक में जो है आपने जो है 4-6-7 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, या फिर एक ही टॉपिक आपने कंप्लीट किया, जो भी आपने किया उसको लेकर के आपने वीकली अपना एक मॉक टेस्ट जरूर आपने कंडक्ट करना है। अब वो मॉक टेस्ट जो आप चाहे किसी उस टॉपिक को लेकर किसी वेबसाइट पे अगर उस टॉपिक पे मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं तो वहां पर आप कर सकते हैं, या फिर ये है कि अगर आपको मॉक टेस्ट खुद बनाना है तो एक मॉक टेस्ट आप अपना बना लीजिए, उसको आप फिर कीजिए। उसमें टाइम को जरूर आप सेट कर लीजिए कि अगर 60 मिनट का 60 क्वेश्चन मैंने रखे हैं या 20 क्वेश्चन मैंने रखे हैं तो 20 मिनट से मुझे करने हैं, या फिर मैंने 100 क्वेश्चन रखे हैं तो मुझे आपका जो है 60 मिनट्स में या फिर 80 मिनट्स में मुझे करने हैं। तो आपको इस तरह से टाइम भी इसमें सेट करना है मॉक टेस्ट में, और फिर आपको देखना है कि क्या मैं उतनी ड्यूरेशन में उस मॉक टेस्ट को जो है कंप्लीट कर पा रहा हूं। तो आपको जो है वीकली जो है अपना एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करना है। अगर आपने एक टॉपिक पूरे वीक में पढ़ा तो एक टॉपिक के ऊपर करना है, अगर आपने जो है 2-3 टॉपिक पढ़े 2-3 टॉपिक को लेकर अपना मॉक टेस्ट कंडक्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है वीकली अपना एक मॉक टेस्ट जो है जरूर कंडक्ट करना है, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि मेरी जो है इस टॉपिक पे अभी कितनी पकड़ है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है वो आपका अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एट एवरी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। ये बात जो है मैं पहले पिछली जो टॉप पॉइंट था उसमें मैंने डिस्कस किया था, उसी पॉइंट को फिर मैं यहां रख देता हूं कि जो मॉक टेस्ट आप वीकली कंडक्ट कर रहे हैं उससे आपको ये पता रहेगा कि आपकी जो है उस टॉपिक पे कितनी पकड़ है। और जब आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को आप करेंगे तो कोई क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं निकल रहा है तो आपको पता लग जाएगा इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है अभी, ये मेरी वीकनेस है, तो मुझे इसको जो है पहले ठीक करना पड़ेगा, इसमें मुझे जो अभी और हार्डवर्क करना पड़ेगा, और मुझे इस टॉपिक इस पॉइंट मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता लगता रहेगा टॉपिक वाइज, और उस पर आप जो है आप स्ट्रेटेजी बना के उस वीकनेस को जो है अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिस। और तब जाके आपका जो है अगेन फिर एक मॉक टेस्ट आप कंडक्ट करेंगे, फिर आप वहां देखेंगे कि मेरा जो है अब उसमें कोई वीकनेस है कि नहीं है, या मुझे अब ये टॉपिक अच्छे से आता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक में से अगर आता है उसको मैं अच्छे से कर सकता हूं। तो आप समझ जाना है कि उस टॉपिक की जो है आपकी जब स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई है उस टॉपिक को आप अच्छे से कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट से आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता लगा सकते हैं, और अगेन जो है अपनी जो प्रिपरेशन को आप उस जो भी टॉपिक में आपका जो भी पॉइंट वीक है या जिस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे उसको फिर आप अच्छे से और प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसको और बेटर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट है वो आपका 1 मंथ बिफोर एग्जाम रिव्यूज एंड टेक मोर मॉक टेस्ट। अब आप तैयारी करते चले गए नॉन टेक्निकल पार्ट की और टेक्निकल पार्ट की, और उसको पढ़ते पढ़ते आप जो है अब ऑन कैंपस प्लेसमेंट के करीब पहुंच गए हैं, आप जो है सारे सेमेस्टर्स को बीट करते हुए पहुंच गए हैं, और अब जो है आपका कंपनी में जो है आफ्टर 1 मंथ जो है कंपनियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वहां पर जो है फिर आप ही मान लीजिए जब आपकी सारी तैयारी हो जाए तो उसके बाद आपको जो अपनी प्रिपरेशन के अंदर रहना है। अब प्रिपरेशन ऐसा नहीं कि आपने सब टॉपिक पढ़ लिए तो ठीक है, आप जो अभी 2-3 महीने हैं तो अब जो है मैं 2-3 महीने मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 60 मैंने कवर कर लिया, या जो मेरा अभी 10 दिन पहले मैंने सब कुछ पढ़ लिया तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको अपने नॉन टेक्निकल वाली प्रिपरेशन में रहना है। उसके लिए जो है आपको जो है डेली मॉक टेस्ट वगैरह करने हैं। डेली जो है आपको मॉक टेस्ट वगैरह करने हैं। मॉक टेस्ट तो आपको जो है यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको जो है गूगल पे मिल जाएंगे,
बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे जो है मॉक टेस्ट वगैरह करवाती है, तो उन मॉक टेस्ट को आप करते रहें जिससे कि आप प्रैक्टिस में भी रहें और आपकी प्रिपरेशन भी जो है कंटिन्यू चलती रहे। तो आपको उससे क्या होगा और आपकी जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बात आती है, अगला जो पॉइंट है वो आपका एनालाइज द मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट को आपको एनालाइज करना, जैसे आप किसी गूगल पे किसी वेबसाइट पे आप गए, वहां आपने देखा कि अच्छा इस टॉपिक पे वह ये मॉक टेस्ट दिया हुआ है, ये टॉपिक आपको अच्छे से आता है, तो आपने उसका मॉक टेस्ट कंडक्ट किया, आपने मॉक टेस्ट को दे दिया और उसके बाद जो उनका रिजल्ट आता है वहां पर उनका मार्क्स आ गए कि आपके इतने में से इतने मार्क्स हैं, तो आपको एनालाइज हो जाएगी मेरी तैयारी कितनी है। तो आपको डेली जो है अपना एक मॉक टेस्ट देते रहना है, और जिससे कि आपको जो है अपना नॉन टेक्निकल वाले पार्ट के लिए भी मॉक टेस्ट आप देते रहें और टेक्निकल वाले पार्ट के लिए भी आप मॉक टेस्ट देते रहें, जिससे कि आपको ये एनालाइज होता रहे कि अब मेरी तैयारी किस वे में चल रही है। सारा सिलेबस पढ़ने के बाद जो है मैं डे बाय डे बहुत बेटर कर रहा हूं, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन में बेटर हैं। आप ऑन कैंपस के लिए आप जो है काफी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो रही है। ठीक है, चले चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट आपका है, प्रिपेयर ए स्ट्रेटेजी टू टैकल द एग्जाम। अब आपको यहां पर फोकस करना है कि आपने प्रिपरेशन तो अच्छी कर ली है, ठीक है, अब आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी कैसे? अब सपोज कहीं पर ऐसा आता है कि आपको 100 मिनट्स में या फिर 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन करने हैं, 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन करने, या फिर 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, या फिर 50 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सपोज ये है किसी कंपनी का एग्जाम होना है और उसमें ऑन कैंपस प्लेसमेंट या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में ये स्ट्रेटेजी कि आपको इतने मिनट्स में इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आपको उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि मुझे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको जो है इतने टाइम में जो है आपको मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, और वो आंसर आपके सही होने चाहिए। क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग अगर है तो जाहिर सी बात है आपका जो नेगेटिव अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आपका नेगेटिव के मार्क्स तो कटेंगे, और सही वाले का जो उसका भी 25% मार्क्स जो है उसका भी जो है वो कट जाएगा आपका एक क्वेश्चन का। सपोज अगर आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन आपने किए, एक सही एक गलत, तो आपके जो है 8 में से आपके जो है 3 ही नंबर आएंगे, क्योंकि 4 नंबर का एक गलत हो गया और एक नंबर उसका वहां से माइनस हो गया सही वाले में से, तो 8 में से आपके 3 ही नंबर आ गए। तो आपको उससे भी बचना है, तो उसको लेकर के जो है आपने पुणे एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि मुझे अगर 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन करने हैं तो मुझे कितने क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए और कितने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है वो आपका डिस्कस विद सीनियर्स रिगार्डिंग नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। तो आपके जो सीनियर्स हैं जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको पता है कि आपके कॉलेज के से जो है इस कंपनी में बच्चे लगे हुए हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, या फिर आपके कॉलेज से बच्चों का प्लेसमेंट हो गया और वो अभी कॉलेज से पास आउट होने में उनका टाइम है, तो अभी एग्जाम के बाद वो बच्चे कंपनी ज्वाइन करेंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर ये जो कंपनी आई थी, इस कंपनी का जो रिटन टेस्ट था वो किस टाइप का था, उसमें क्या क्या क्वेश्चन थे, उसमें नॉन टेक्निकल या टेक्निकल से कौन कौन से टॉपिक्स कवर थे, और उसमें जो है आपने कैसे उसको किया। तो आप उनसे कंप्लीटली खुल के डिस्कस करेंगे तो आपको वहां से भी काफी हेल्प मिलेगी। तो आपके जब फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो कैंपस प्लेसमेंट उनका होता है, तो कंपनी जो है एग्जाम से 2-3 मंथ में पहले जो है कॉलेज में आना शुरू कर देती है। तो अगर आपका जून में फाइनल एग्जाम आपका होना है तो आप ये लगा लीजिए कि फरवरी मार्च में कंपनी आनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर जो बच्चे इसमें प्लेस होते चले जाते हैं, तो वो बच्चे भी कॉलेज में आते रहते हैं जब तक एग्जाम नहीं होता। तो आपको उन बच्चों को जो है अपने सीनियर्स को पकड़ना है और उनसे जो है आपने बात करनी है, तो आपको वहां से भी काफी हेल्प मिलेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी नॉन टेक्निकल को लेकर के, आप उसको लेकर भी काफी अच्छी प्रिपरेशन अपनी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली। सही जाहिर सी बात है, जब आपने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर ली, आप डेली मॉक टेस्ट वगैरह आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कैंपस प्लेसमेंट से पहले, आपने सारा नॉन टेक्निकल का सिलेबस पढ़ लिया, टेक्निकल भी आप साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, और आप जो है सारा सिलेबस कवर करने के बाद जो आप नॉन टेक्निकल में डेली आप मॉक टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, जितनी वेबसाइट्स हैं वहां पर जाकर के वेबसाइट्स पर जाकर के, तो फिर जाहिर सी बात आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बिल्ड होगा और मेंटली आप जो एग्जाम के लिए जो है प्रिपेयर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
और लास्ट जो पॉइंट है, ए डे बिफोर एग्जाम टेक ए रेस्ट। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका जो है एक दिन बाद आपका जो है फिर कैंपस प्लेसमेंट है कंपनी में, या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप जाने वाले हैं, तो आप जो है वहां पर फिर एक दिन पहले जो है फिर आप अपना कुछ मत पढ़िए, आप कंप्लीटली रेस्ट कीजिए, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, नॉन टेक्निकल भी अच्छे से पढ़ लिया है, टेक्निकल भी अच्छे से पढ़ लिया है। तो फिर आप रेस्ट करें, अपना आराम करें, और जिस दिन फिर आपका एग्जाम है उस दिन अपनी स्ट्रेटजी के साथ अपनी जो आपने प्रिपरेशन किया उसके अकॉर्डिंग, और जो सीनियर से आपने बात किया वो सब बातें ध्यान में रखकर फिर आप जो बी कॉन्फिडेंट होकर के और एकदम रिलैक्स मूड में होकर के जो है अपने एग्जाम को देने के लिए जाएं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजी के पॉइंट्स बताए हैं, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो इन सभी स्ट्रेटजी के पॉइंट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास अभी बहुत टाइम है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, वो बहुत अच्छी और बेटर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत है। और जिनके पास कम टाइम है उनको थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और जो बच्चे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में उनको भी जो है एफर्ट करना पड़ेगा अपना जॉब पाने के लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको काफी हेल्प करेगी आपकी जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर और स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा जो है कुछ ई बुक्स लिखी गई हैं जो कि अमेजोन पे अवेलेबल हैं। आपको मेरी बैकग्राउंड में जो ई बुक्स आपको दिखाई दे रही होंगी, जिसमें कि आपका हाइड्रोलिक्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की जो है वॉल्यूम 1 हमने निकाली है। आप इसको अमेजोन से ले सकते हैं। आपको मैकेनिकल कंपनीज की टेक्निकल इंटरव्यूज की बुक आपको मिल जाएगी, आप उसको आप अमेजोन से ले सकते हैं। आपका डीआरडीओ साइंटिस्ट बी को लेकर के आपको जो है इंटरव्यू की बुक मिल जाएगी, जिसमें कि डीआरडीओ में जो है आपका जब बीटेक पास आउट के बाद डीआरडीओ में बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जो उनका इंटरव्यू होता है उसमें जो है आपका जो सब्जेक्टिव जो नॉलेज है उसको चेक करने के लिए जो आपका इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपका थर्मल से, मशीन डिजाइन से, फ्लूइड मैकेनिक्स से, बॉयलर से, आपका आरएसी से, आपका जो है मशीन डिजाइन से, मशीन ड्राइंग से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, आपका थ्योरी ऑफ मशीन से, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, ठीक है ना, हीट ट्रीटमेंट से। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के जो है आप देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन से पुट अप हुए हैं। इसके साथ साथ जो है आपको जो है एचपीसीएल बॉयलर टेक्नीशियन, एचपीसीएल मेंटेनेंस टेक्नीशियन, और आपका कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल को लेकर के, और उसके थ्योरी ऑफ मशीन की, मशीन डिजाइन की, और उसके साथ साथ हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, जो बच्चे भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए फ्यूचर में जाने वाले हैं अभी कॉलेज में, तो उनको लेकर के लिखी है हाउ टू डू प्रिपरेशन फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। और ये इंग्लिश एडिशन में, इसी का हिंदी एडिशन भी है कि आप अपने सपनों की जो जॉब है उसको कैसे पा सकते हैं, उसका हिंदी एडिशन भी आपको जो है मिल जाएगा। टोटल जो है ये 11 बुक्स, और असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल की स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी जो है हमने ई बुक लिखी हुई है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, तो वो भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। टोटल 11 बुक्स हैं, आपको मेरे बैकग्राउंड में दिखाई दे रही होंगी। तो और इन सभी ई बुक्स जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से इनको परचेज कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ जो है अगर आप ग्रुप डिस्कशन को लेकर के देखना है, या फिर आप जो है हाउ टू डू प्रिपरेशन फॉर योर टेक्निकल इंटरव्यू उसको लेकर आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आपका जो आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इंटरव्यू में, अगर आपको ये वीडियो भी देखनी है, और आपके साथ साथ जो प्रोजेक्ट को लेकर के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सभी वीडियोस के लिंक जो है और आपका जो ई बुक्स जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपको जो प्रिपरेशन के लिए ई बुक की जरूरत है तो आप उन ई बुक्स को परचेस करके अपनी टेक्निकल वाला जो पार्ट है उसको अपना स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।